हेलो एवरीवन, इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आर्ट हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए एकदम परफेक्ट स्टडी गाइड होने वाला है। आज हम राजस्थानी लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग्स की उस शानदार सांस्कृतिक यात्रा को डिकोड करेंगे जो सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। तो चलिए जल्दी से आज की इस क्लास के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे राजपूत संस्कृति के कैनवास से, फिर देखेंगे प्रकृति और दरबारी जीवन, उसके बाद 3 प्रमुख क्षेत्रीय शैलियों की तुलना करेंगे, फिर जानेंगे कुछ मास्टर कलाकारों और उनके इनोवेशंस के बारे में, और आखिर में रंगों का रसायन विज्ञान। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। नंबर 1, राजपूत संस्कृति का कैनवस। देखिए, किसी भी कला को गहराई से समझने के लिए हमें उसकी जड़ों और उसके ऐतिहासिक विकास को समझना ही पड़ता है। अब जरा चित्रकला के इस विकास को देखिए। ये कोई रातों रात नहीं हुआ था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसकी शुरुआत ताड़पत्रों पर बने जैन ग्रंथों की अपभ्रंश जड़ों से हुई थी। फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुंभा जैसे राजपूत राजाओं के संरक्षण में इसने अपना आकार लेना शुरू किया। इसके बाद 16वीं सदी के मध्य में मुगल प्रभाव आता है, जो अपने साथ प्राकृतिक रंग और पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य की तकनीक लेकर आया। और फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं राजस्थानी लघु चित्रकला का वो स्वर्णिम युग, जहां ये कला सच में अपने चरम पर पहुंच गई। यहां आप सभी के लिए एग्जाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। हमेशा याद रखिए कि अपभ्रंश शैली वो मूलभूत आधार है जिससे ये सब शुरू हुआ। मुगलों की तकनीक आने और मानव आकृतियों के परिष्कृत होने से बहुत पहले एकदम चपटे चेहरे, नुकीली नाक और उभरी हुई आंखों वाली यही शैली ही मुख्य रूप से चला करती थी। आगे बढ़ते हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, प्रकृति और दरबारी जीवन। मजेदार बात यह है कि ये कला केवल कैनवस तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये राजपूत राज्यों की धड़कन को बयां करती थी। आपको क्या लगता है, ये मिनिएचर पेंटिंग सिर्फ सजावट के लिए थी? बिल्कुल नहीं। ये उस जमाने के कैमरे की तरह काम करती थीं। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रही थीं। इनमें भगवान कृष्ण की लीलाओं जैसी गहरी आध्यात्मिक भक्ति से लेके 12 मासा के मौसमी रोमांस तक सब कुछ था। इसके अलावा भव्य शाही दरबार, राजसी जुलूस और कोटा के वो रोंगटे खड़े कर देने वाले बाघ के शिकार के दृश्य, और बूंदी शैली, उसकी तो पहचान ही वो खूबसूरत हरी भरी वनस्पतियां थीं। इन चित्रों ने तत्कालीन समाज के हर एक पहलू को सजीव कर दिया था। अच्छा, अलग अलग क्षेत्रीय शैलियों में गोता लगाने से पहले आप सबके लिए एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। सोचकर बताइए कि किस राजस्थानी शैली ने दुनिया को भारत की मोनालिसा दी। इसका जवाब आपको बस थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, 3 क्षेत्रीय शैलियों की तुलना। अब हम देखेंगे कि मेवाड़, मारवाड़ और किशनगढ़ की शैलियां एक दूसरे से विजुअली कितनी अलग थीं। देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस इसी विजुअल कॉन्ट्रास्ट पर होता है। मेवाड़ शैली की बात करें तो वहां गहरे रंगों का इस्तेमाल होता था और सुंदर प्राकृतिक पृष्ठभूमि के सामने थोड़ी स्थूल और भव्य आकृतियां बनाई जाती थी। इसके ठीक उलट मारवाड़ शैली में आपको लंबी और सुडौल पुरुष आकृतियां देखने को मिलेंगी, और ये आकृतियां ढोला मारू और पाबूजी की फड़ जैसी वहां की स्थानीय लोक कथाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों का अंतर एकदम साफ है ना? और हाँ, हमारे उस ट्रिविया सवाल का जवाब है किशनगढ़ शैली। 18वीं सदी में राजा सावंत सिंह के संरक्षण में यह शैली राधा कृष्ण की रोमानी कला के शिखर पर पहुंची। यहीं जन्म हुआ बनी ठनी का, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इनकी पहचान क्या है? वो बेहद काव्यात्मक झुकी हुई लंबी आंखें, पतली कमर और नुकीली ठुड्डी। ये कलाकृति इतनी अहम है कि 1973 में भारत सरकार ने इस पर एक राष्ट्रीय डाक टिकट भी जारी किया था। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मास्टर कलाकार और नवप्रवर्तक। जाहिर है, एक मास्टरपीस अपने आप तो बनता नहीं, उसके पीछे एक मास्टर का हाथ होता है। तो आइए उन लेजेंडरी कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने कैनवस पर जादू कर दिया। एग्जाम के नज़रिए से इस तुलना को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तरफ थे साहिबदीन, जिन्होंने 17वीं सदी में मेवाड़ के धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और भागवत पुराण को अपने चित्रों में उकेरा, और दूसरी तरफ थे निहाल चंद, जिन्होंने किशनगढ़ की आदर्श नायिका के रोमांटिक सौंदर्य को बनी ठनी के जरिए पूर्णता देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब जरा इस कमाल के इनोवेशन के बारे में सोचिए। मुगल और दक्कनी प्रभावों का सम्मिश्रण करते हुए बीकानेर के उस्ता परिवार ने सीधे ऊंट की खाल पर शुद्ध सोने से जो काम किया, वो सच में अकल्पनीय है। ये शिल्प कौशल की एक ऐसी असाधारण मिसाल है जो आज एक विश्व प्रसिद्ध विरासत बन चुकी है।
लेकिन वो इसे करते कैसे थे? चलिए उनका प्रोसेस डिकोड करते हैं। सबसे पहले कच्चे ऊंट की खाल को तैयार करके खींचा जाता था। फिर उस पर बहुत ही बारीक और नाजुक आउटलाइन बनाई जाती थी। इसके बाद उसमें नरम और चमकदार रंगों को भरा जाता था और आखिर में शुद्ध सोने की धूल यानी गोल्ड डस्ट से उसे सजाया जाता था। ये किसी कीमियागिरी से कम नहीं था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, रंगों का रसायन विज्ञान। एक इतिहासकार के तौर पर मेरे लिए ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि वो उस जमाने में ये शानदार रंग आखिर लाते कहाँ से थे। ये आपकी अल्टीमेट चीट शीट है, इसे तो आप रट ही लीजिए, ये एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगी। नीले रंग के लिए लाजवर्थ यानी पिसा हुआ लैपिस लाजुली पत्थर इस्तेमाल होता था। पीले रंग के लिए आर्सेनिक सल्फाइड यानी हड़ताल, और चित्रों में जान डालने के लिए सोना पत्री जो कि शुद्ध सोने का पाउडर होता था। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये पूरा का पूरा विज्ञान था। तो जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या ये मिनिएचर पेंटिंग्स सिर्फ गुजरे हुए कल की कोई पुरानी तस्वीरें हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक सांस्कृतिक रूप से स्वर्णिम अतीत के जीवंत प्रमाण हैं, जिन्हें पत्थरों और सोने के जरिए हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करें और अपने एग्जाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करें।